पहले 19 किलो के कमर्शियल गैस के सिलेंडर की प्राइस थी 1885 रुपए, लेकिन अब इस कमर्शियल गैस की प्राइस हो चुकी है 1860 रुपीज के आसपास। कमर्शियल एलपीजी गैस के सिलेंडर में 25 रुपीज का कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 25 रुपीज का कम होना भी बहुत बड़ी राहत देता है। इंडिया के अप्रैल से लेकर अगस्त तक का फिजिकल डेफिसिट हो चुका है 5.4 लाख करोड़ का। बेसिकली किसी भी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट तब इंक्रीज होता है जब उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बोरोविंग्स लेकर लोन लेकर अपनी सरकार को चलाती है। आइसोलेशन एनर्जी का आईपीओ मार्केट में आया था और ये 183 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और इसी के साथ साथ कौन सी प्राइस पर ये आईपीओ के शेयर जो है वो लिस्ट होते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को कितना गेन देते हैं। अगर आपने भी इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपी मॉर्गन का कहना है कि पेटीएम के शेयर्स में आने वाले टाइम पीरियड में 60% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन हैं। और अगर आपको जानना है कि पेटीएम के शेयर्स के ऊपर जाने के पीछे के रीजन क्या क्या है तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स की शुरुआत जो है वो रिसेंट डेज में ही हुई थी और तो और फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तब इस इंडेक्स की प्राइस जो है वो 1.62% से इंक्रीज हो चुकी थी। मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ऑटो सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं उन सारे के सारी कंपनीज के शेयर्स में काफी अच्छे से तेजी आई है, क्योंकि इन सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तभी ऑटो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अंशुमन कमर्शियल्स लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को 4.1 के रेशियो में बोनस इश्यू देने वाली है। 4:1 के रेशियो का मतलब होता है कि इसके इन्वेस्टर्स को हर एक शेयर के पीछे 4 शेयर मिलेंगे बोनस में। करंटली इस कंपनी के शेयर 4.18 रुपीज के आसपास ट्रेंड कर रहे हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी की एक कंपनी है। अगर आपको भी अंशु कमर्शियल लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 1 अगस्त 2022 के बाद कोई भी नया आधार कार्ड नहीं बनेगा अगर आपकी एज 5 ईयर से ज्यादा है। आधार कार्ड में चेंजेस का काम चालू रहेगा, लेकिन 5 साल के एज के ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सफुली इस रूल को अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाया था। क्या आपको पता है कि एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर इंडियन एम्प्लॉयज की सैलरी हर साल 5% से इंक्रीज होती है, लेकिन यहीं पर इन्फ्लेशन 7% से इंक्रीज होता है, तो भी इंडियन एम्प्लॉयज जो है वो खुश रहेंगे। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ कि जो चीज़ आपको आज 100 रुपये में मिल रही है, अगर इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 6% का है तो आने वाले टाइम पीरियड में वही सेम चीज़ आपको 106 रुपीज़ में मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो आपके पॉकेट से पैसे भी ज़्यादा जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन एम्प्लॉयज़ की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। 1 अक्टूबर 2022 तक अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया है तो आप अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं किया है तो यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपको डीमैट अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है तो कस्टमर केयर में कॉल कर कर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये काम भी एज सून एज पॉसिबल करना पड़ेगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 यानी कल से 5G की सर्विसेज को इंडिया में लॉन्च करवा दिया गया है। करंटली इंडिया में ऐसी बहुत सारे सिलेक्टेड सिटीज हैं जहां पर 5G की सर्विसेज को इनेबल करवाया गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी सिटी में 5G की सर्विसेज एक्टिवेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% से इंक्रीज हो चुका है। और इसी के साथ साथ सितंबर 2022 में जीएसटी के कलेक्शन की वैल्यू हो चुकी थी 1.4 लाख करोड़ की। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि गवर्नमेंट के पास से इतना सारा टैक्स का जो अमाउंट है वो जाता कहाँ पर है। गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, जैसे कि रोड के डेवलपमेंट का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और इसी के साथ साथ कंट्री में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होती हैं जिन्हें फंडिंग की जाती है इन पैसों से। रिसेंटली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है और इस रेपो रेट के इंक्रीज करने की वजह से आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है।